हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखो, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर COOH ग्रुप होता है, ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें कि एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा दो ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मतलब दो ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। एक तो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप। इन दोनों ग्रुप के कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बना है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना है। अब सिंपली अगर हम ये कहें कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज ही कंबाइंड प्रॉपर्टीज ही कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी है, तो ऐसी बात नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अपनी खुद की अलग से क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। और हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो कौन जस्टिफाई करता है? कि इसका एसिडिक नेचर जस्टिफाई करता है कि इसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ना। एक हाइड्रोजन एटम है जो रिप्लेसेबल H पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाएगा, तो ये क्या बताता है कि एसिडिक नेचर है इसका। और अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2nO2। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो देखो, क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो सबसे पहले आता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिड्स हैं या वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक COOH ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कम से कम क्या एक ही क्या होगा, इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और ऐसे ही कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और इनको मोनोबेसिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड। अब जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2nO2। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो तो आप जानते हैं 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा बच्चों, जो हायर एसिड्स होते हैं, ठीक है, हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो आपके फैटी एसिड कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की हम एक बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लिखते हैं, लाइक CH3COOH। तो इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिल रहा है और इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वो ग्रुप हैं जिनके पास दो COOH ग्रुप होंगे, है ना, दो COOH ग्रुप होंगे। तो अगर ये दो ग्रुप होते हैं तो इनको डाई बेसिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखो, जैसे COOH। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है। तो दो COOH ग्रुप हो गए। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनके पास तीन COOH ग्रुप होते हैं। और ऐसों को क्या बोला जाता है, ट्राई बेसिक एसिड बोला जाता है। कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लाइक हमारे पास है COOH, CH2COOH, CH2COOH और एक इस कार्बन के साथ OH ग्रुप भी लगा दिया। तो ये तीन आपके पास क्या देखने को मिल रहे हैं, COOH ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ये, और इसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब कुछ नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं जो आपको थोड़ा सा नाम ध्यान रखना चाहिए। लाइक हमारे पास सबसे पहले बात आती है HCOOH की। जो HCOOH है, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, रेड आंट से मिलता है फॉर्मिका, तो उधर से ही आया क्या, फॉर्मिक एसिड। और IUPAC नेम अगर आप इसको लिखो
तो एक कार्बन है इसलिए मिथेनोइक एसिड। इसके बाद दूसरा कंपाउंड देखते हैं CH3COOH। ये क्या है आपका? एसिटिक एसिड। कॉमन नेम हो गया इसका एसिटिक एसिड, विनेगर बोलते हैं। और ये आया कहाँ से है? इथेनोइक, मतलब इसका IUPAC नेम क्या है? इथेनोइक एसिड है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड आता है CH3CH2COOH। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है। और इसको आप प्रोपेनोइक एसिड भी बोलते हो। IUPAC नेम इसका क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड आता है CH3CH2CH2COOH, 4 कार्बन का। तो इसका कॉमन नेम हो गया ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। और इसका IUPAC नेम हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है 5 कार्बन का। तो चलिए 5 कार्बन का भी लिख लेते हैं। CH3CH2CH2COOH हो गए 5 कार्बन। तो इसका क्या नाम है? इसका कॉमन नेम है वैलेरिक एसिड। वैलेरियन प्लांट रूट से मिलता है ये। ठीक है। और इसका IUPAC नेम हो गया पेंटेनोइक एसिड। ठीक है। वहीं पे अब 6 कार्बन की सीरीज ले लेते हैं। तो देखो 6 कार्बन, मैं यहाँ पे सीधा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, C5H11COOH। 6 कार्बन है इसके अंदर। तो ये बोला जाता है कैप्रोइक एसिड। ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या हो गया? हेक्सेनोइक एसिड हो गया। इतनी सी बात समझ में आती है हमें। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। स्ट्रक्चर जो COOH की होती है, कैसी होती है भाई? अगर हम COOH को देखें, ठीक है, तो ये जो इस ग्रुप के अंदर जो कार्बन है वो हमारा क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। अब ऑब्वियस सी बात है, कार्बन हमारा सेंटर एटम है। ठीक है, सेंटर एटम है। तो ये जितने भी बॉन्ड एंगल्स बनाता है वो 120 डिग्री के बनाता है। समझ में आती है बात? अब आइए सीखते हैं कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की जाती है। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। हमारे पास सबसे पहला तरीका आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करो तो आपको क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप जो एजेंट यूज करोगे वो यूज कर सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे KMnO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास है अल्कोहल, और अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से यूज कर लेना, तो क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड मिलेगा। और फर्दर ऑक्सीडाइज करवाओगे तो यहाँ से आपको एसिड मिलेगा। ठीक है। अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का ऑक्सीडेशन आप करते जाओ तो थर्ड प्रोडक्ट हमें मिलता है क्या? एसिड, है ना। तो ये सीरीज आपको पता होगा कि एल्केन का ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिला अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिला एसिड, सॉरी एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला? एसिड मिला। तो थर्ड प्रोडक्ट होता है अगर हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करवाते चलते हैं तो। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट तरीका आता है एसिड बनाने का। वो क्या? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल्स या फिर साइनाइड्स। ठीक है।
नाइट्राइल्स और साइनाइड्स का क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो हमें एसिड मिल जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है एसिडिक मीडियम के अंदर डाइल्यूट HCl के साथ, और एल्कलाइन मीडियम में करोगे तो यहाँ पे देखो, अगर आप एसिडिक मीडियम में करते हो तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, और अगर आप एल्कलाइन मीडियम में करते हो तो पार्शियली हाइड्रोलिसिस होगा एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। लाइक मेरे पास है यहाँ पे साइनाइड, ठीक है, RCN है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, N नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक कंडीशन में। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होना है, सो OH डबल बॉन्ड NH। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, टोटोमेराइजेशन, टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म होगा तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास CONH2। अब इसका फिर से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, एसिड, और बाहर क्या निकल जाएगा, अमोनिया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया हाइड्रोलिसिस करने का। अब हम करें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे किसका, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं मैं 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन का। तो देखो क्या होता है, अब मैंने बोला 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन, यानी कि एक ही कार्बन के ऊपर 3 आपके पास हेलोजन अटैच है, उसमें आपने डाला 3 मोल ऑफ KOH, ठीक है, तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, 3 मोल ऑफ KCl तो बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक ही कार्बन के पास 3 OH, और आप जानते हैं ये स्टेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, और वापस से हमने इसे KOH के साथ ट्रीट करवाया, तो यहाँ से मेरा जो प्रोडक्ट बना पोटेशियम सॉल्ट बन गया। फिर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमें यहाँ से क्या मिला, HCl की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ से मिल गया एसिड, ठीक है, और बाहर क्या निकल गया, KCl। समझ में आती है बात। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोलिसिस एल्कलाइन मीडियम में। देन इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। जितने भी हमारे पास एसिड डेरिवेटिव हैं, अगर हम उनका हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें क्या मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। तो चलिए करके देखते हैं। लाइक एक कॉमन एग्जांपल, एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं मैं, RC डबल बॉन्ड OZ, ठीक है। ये Z ग्रुप ये बताता है कि यहाँ पे डेरिवेटिव आएंगे, कुछ भी आप लगा सकते हो, तो बात करेंगे उनकी भी। और इसके अंदर आप डाल दो क्या, HOH, हाइड्रोलिसिस कर दो इसका, तो यहाँ से मेरे को एसिड मिलेगा और साथ में बाहर निकल जाएगा HZ। अब ये Z ग्रुप क्या है, ये Z ग्रुप आपका यहाँ पे Cl हो सकता है, ठीक है, OCOR हो सकता है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पे लगा कर देख लो और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। अब अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो देखो RCOCl सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोलिसिस इसका सबसे अच्छा होगा, ठीक है। वहीं पे हम अगर दूसरी बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे RCO होल ट्वाइस ऑक्सीजन, देन हमारे पास आएगा RCOOR, देन हमारे पास RCONH2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास एसिड बनाने का नेक्स्ट तरीका आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं।
तो ऑब्वियस सी बात है, अब हम यहाँ पे लगाएं, हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX और इसके अंदर हमने डाला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डाली, ड्राई आइस हमने यूज़ की है यहाँ पे, सॉलिड CO2 बोलते हैं उसे, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे ड्राई आइस, सॉलिड CO2 है, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज RCOOMgX और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस आप कर दो तो यहाँ से आपको एक एसिड मिल जाएगा और Mg क्या लेकर निकल जाएगा भाई, एक हैलोजन और एक OH ग्रुप, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं हमारे पास एसिड को बनाने के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, चलिए, ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड C1 कार्बन से मतलब एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बस जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना कम सॉल्युबल, ठीक है। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल में ये कार्बन 1 to 4 क्यों सॉल्युबल है, बिकॉज इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल। इसके बाद हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो देखो जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। एसिड का ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि एसिड के अंदर आपके पास क्या देखते हो, एसिड के पास ना 2 ऑक्सीजन एटम है और ये दोनों ऑक्सीजन एटम पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, जबकि अल्कोहल के पास तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम है जो अकेला इकलौता पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो 2 पार्टिसिपेट करेंगे, दैट्स वाई इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू अल्कोहल, है ना, एसिड का ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले आती हैं रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एटम है ना COOH के अंदर जो H है उसकी वजह से रिएक्शन देखो। अब देखो अगर H पॉजिटिव चला जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर की, एसिडिक कैरेक्टर की, ठीक है। अब देखो हमारे पास है RCOOH, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर है, तो अपने लॉन पेयर ये से दे देगा और यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव चला जाएगा, तो यहाँ से चेंजेस क्या आएंगे, देखो इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो RO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या बन गया, दिस इज माय कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया H पॉजिटिव देने के बाद। कंजुगेट बेस होता है ये, कंजुगेट बेस, ठीक है। ये किससे स्टेबलाइज है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे ये क्या शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। वहीं पे अगर हम बात करें अल्कोहल एल्कोक्सिडाइड,
अल्कोहल एल्कोक्साइड, ये स्टेबलाइज नहीं होता, ये ना रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, इसलिए ये कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। लाइक हमारे पास अल्कोहल है और यहाँ से RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बाहर निकल गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन बन गया। और ये एल्कोक्साइड आयन जो है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज तो नहीं होता, तो ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप लिटमस पेपर के साथ ट्रीट करते हो ना, उस लिटमस पेपर में डालकर देखते हो, तो वहां पे ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड हो जाता है, जो क्या शो करता है कि ये एक एसिडिक कैरेक्टर है इसका। इसके अलावा अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हो एसिड की, ठीक है, वाटर के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 के रेफरेंसेस मिलेंगे। तो ये शो करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, एसिडिक नेचर है। तो चलिए वाटर के प्रेजेंस में जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलेगा, एक तो सोडियम सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, साथ में वाटर और CO2 गैस। ठीक है, वाटर मिलेगा। आगे बात करते हैं, तो ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर है। इसके अलावा आप सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा के देखो, लाइक मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाई NaOH, ठीक है, बेस के साथ जब रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन अकर होगी। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि इसका एसिडिक नेचर है। इसके अलावा मेटल्स के साथ आप रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो ये भी बात ये बताता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसा नेचर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास रिएक्शन। अब देखो एसिडिक नेचर अगर आप कंपेयर करें तो एसिडिक नेचर का आप ऑर्डर यहाँ पे लिख लीजिए, लाइक HCOOH सबसे ज़्यादा एसिडिक एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक है C2H5COOH। ठीक है, वहीं पे अगर आप यहाँ पे ले लो CCl3COOH, तो ये ज़्यादा एसिडिक है, आई आगे ना -I शो कर रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे देखो दो ही क्लोरीन है तो दो -I इफेक्ट है, यहाँ पे एक है, जितने ज़्यादा -I इफेक्ट उतना ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, तो I इफेक्ट के बेसिस पे और रेजोनेंस के बेसिस पे हमने एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बात आ जाती है रिएक्शन विद CH2N2। ठीक है, मिथाइल एस्टर बना सकते हैं हम इस रिएक्शन के साथ। तो देखो क्या होगा, हमारे पास है एसिड, और जब एसिड की रिएक्शन CH2N2 से करवाएंगे तो हमें मिलेगा मिथाइल एस्टर। ये क्या मिला, मिथाइल एस्टर मिला, और नाइट्रोजन बाहर निकल गया। तो ये वो रिएक्शंस हो गई जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम का यूज हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की वजह से जो रिएक्शंस हुई हैं वो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन आ चुकी हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करते हैं, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप की वजह से रिएक्शंस। तो देखो हमारे पास अगर OH ग्रुप हमें मिलता है तो सबसे पहली रिएक्शन होती है एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, कोई भी आप एसिड ले लो, एसिड के अंदर डाल दो अल्कोहल, C2H5OH डाल दिया मान लो मैंने, और यहाँ पे मैंने डाला कंसनट्रेटेड H2SO4। तो एस्टेरिफिकेशन मैं करवा रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। एस्टेरिफिकेशन से मिलना ही क्या है, एस्टर, और बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर। तो यहाँ पे OH, इसका ये OH हट गया, OH हटने के बाद और इधर से हाइड्रोजन हट गया, तो वाटर इन द बाई प्रोडक्ट फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट वाटर बाहर निकल गया और ये कंबाइन हो गए। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो आप एसिड ले लो और एसिड की रिएक्शन कर दो अमोनिया के साथ, तो यहाँ से क्या होगा देखते जाओ,
CH3COONH4, एक हाइड्रोजन हटकर NH4 लग गया। देन हम इसे हीट करेंगे तो हमारे पास CH3CONH2 आ जाएगा। देन इसके बाद अगर हम इसके अंदर P2O5 और इसे हीट कर दें तो यहाँ पे CH3CN आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है, साइनाइड बन जाता है। अगर हम एसिड की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवा दें SOCl2 से पायरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है, पायरिडीन, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड मिल जाएगा। साथ में SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और HCl बाहर निकल जाएगा। वहीं पे अगर हम PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमें यहाँ से वापस एसिड क्लोराइड मिलेगा, POCl3 बाहर निकलेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये OH से रिलेटेड आपकी सारी क्या हो गई, इक्वेशंस, रिएक्शंस हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद P2O5। देखो जो P2O5 है ना, एक्चुअली ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और इसके साथ क्या घटना होती है, देखो अगर हमने लिया यहाँ पे एसिड के 2 मोल ले लिए CH3COOH, तो इन दोनों मोल से आपके पास वाटर बाहर निकल जाएगा P2O5 के प्रेजेंस, और यहाँ से हमें मिलेगा CH3COCH3। ठीक है, एक्चुअली अगर हम देखें तो आपने सुना होगा HCOOH, इसको हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं किससे, बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 से, क्योंकि H2SO4 भी क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना। तो हम यहाँ पे देखो HCOOH है मेरे पास, अगर आपने इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, कार्बोनाइल प्लस H2O.H2SO4। ठीक है, तो ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन ये किसको करेगा, सिर्फ HCOOH को। वहीं पे आपने देखा होगा एसिटिक एसिड डिसॉल्व हो जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 में, लेकिन हाइड्रेटेड नहीं होता। ठीक है, तो एसिटिक एसिड डिसॉल्व हो सकता है सिर्फ किसके अंदर, कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर, लेकिन नॉट डिहाइड्रेटेड, लेकिन डिहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रिएक्शन करके। भाई मेरे पास है CH3COOH, और इसकी रिएक्शन जब मैंने H2SO4 के साथ करवाई तो ये डिसॉल्व हो गया इसके अंदर, CH3COOH2 प्लस HSO4 नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो डिसॉल्व हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है हमारे पास एसिड के अंदर, उसकी वजह से रिएक्शन देखो क्या होती है। हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन आई, मान लो कोई भी एसिड लिया मैंने, इसके अंदर मैंने 4 हाइड्रोजन डाले और रिडक्शन करवाने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ किया। तो एसिड का रिडक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल, वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। इसके अलावा अगर एसिड के अंदर कोई भी एसिड है, एसिड के अंदर आपने H2 डाला निकेल के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से भी आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा अगर एसिड में आप डालते हो 6 मोल ऑफ HI रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में और हाई प्रेशर के ऊपर, तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा सीधा ही एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप। ठीक है, पूरे ही हॉल ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस होती हैं वो देखो। सबसे पहले आती है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। तो चलिए डीकार्बोक्सिलेशन करवा के देखते हैं। अब है मेरे पास CH3COONA, सोडियम सॉल्ट है, और हमने यहाँ पे डाला सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CO
और जब हमने इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाया तो हमें यहाँ से मीथेन मिल गई और Na2CO3 बाहर निकल गया। इसके अलावा हम कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस भी करवा सकते हैं, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए हमें वापस से क्या चाहिए, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट चाहिए एक्वस के अंदर। तो मैंने यहाँ पे CH3COONA लिया और इसका जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा तो मेरे को यहाँ से मिलेगा इथेन, CO2 और NaOH और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है रिएक्शन, दैट इज हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन। तो देखो हुन्स-डिकर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिल्वर सॉल्ट है एसिड का। अब हम यहाँ पे ले सकते हैं Br2 या Cl2, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, सनलाइट है हमारे पास, तो यहाँ से आप बना सकते हो CH3Br। ठीक है, यहाँ पे Cl भी आ सकता है, AgBr तो AgCl भी आ सकता है और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन आती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो चलिए बात कर लेते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हम कर सकते हैं कैसे। भाई मेरे पास है यहाँ पे CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम। अगर मैं इसको हीट कर दूँ तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा एसीटोन। अगर मेरे पास है HCOO होल ट्वाइस कैल्शियम, इसको अगर मैं हीट कर दूँ तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे एल्डिहाइड। तो ये क्या करवाया मैंने, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन के थ्रू मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिल गए। वहीं पे अगर मैं कैटालिटिक रिडक्शन करवा देता हूँ, क्या करवा देता हूँ, कैटालिटिक रिडक्शन, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिल सकते हैं। लाइक मेरे पास है 2 मोल ऑफ HCOOH और इसके अंदर MnO डाला तो मेरे को यहाँ से क्या मिला, एल्डिहाइड। अगर मेरे पास यहाँ पे होते क्या, एसिटिक एसिड होता, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कैटालिटिक रिडक्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बात आती है स्मिट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर ना अमाइन की फॉर्मेशन होती है, वो भी एक कार्बन कम से। जो भी हम एसिड लेंगे, तो हमने यहाँ पे एसिड लिया, मान लो RCOOH लिया। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया N3H, ये क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड है। हाइड्रोजोइक एसिड का जब यूज़ किया तो यहाँ पे हमारे पास H2SO4 और साथ में H2O। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अमाइन बना और एक कार्बन कम का बना, क्योंकि एक कार्बन जो है वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गया और नाइट्रोजन बाहर निकल गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। जो R ग्रुप होता है ना एसिड के अंदर, उससे रिलेटेड। देखो अब यहाँ पे एक ही रिएक्शन आपने बहुत सुनी होगी, दैट इज HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। सुना है नाम, HVZ की फुल फॉर्म क्या होती है, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है ये, हेलोजिनेशन। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है हेलोजन के साथ। तो कैसे होगा, देखो हमारे पास है एक एसिड, ठीक है, एक एसिड है, और जब मैंने इसका हेलोजिनेशन करवाया तो यहाँ से मेरे को मिला ClCH2COOH। इसका अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो गया। देन मैंने इसमें यूज़ किया PCl2, तो यहाँ से क्लोरीन एक और रिप्लेस हो गया, मतलब एक और क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन एक और रिप्लेस हो गया। वापस से हम अगर इसके अंदर डालेंगे तो देखो क्या होगा, फिर से क्लोरीन क्या हो जाएगा, आ जाएगा इसके पास CC एक और से, है ना। तो ये लो, तो यहाँ पे क्लोरीनेशन मतलब हेलोजिनेशन होता जा रहा है। तो ये क्या है, मेरी HVZ रिएक्शन होती है। इसके बाद हमारे पास अगर हम थोड़ा सा टेस्ट की बात करें, ठीक है,
टेस्ट करवा कर देखते हैं, कंपेयर करेंगे, हम टेस्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे HCOOH और CH3COOH का। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो टॉलेंस रिएजेंट अगर हम डालते हैं तो ये तो सिल्वर मिरर देगा और ये नहीं दे सकता। फैलिंग सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फैलिंग सॉल्यूशन में क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट हमें HCOOH देगा लेकिन एसिटिक एसिड नहीं दे सकता। वहीं पे अगर हम बात करें K2Cr2O7 से तो यहाँ से हमें क्रोमियम 3 पॉजिटिव ग्रीन कलर का ऑब्टेन होगा लेकिन एसिटिक एसिड नहीं देता। वहीं पे अगर हम डी कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन अगर हम करवाएं तो यहाँ से तो हमें मिलेगा सिर्फ Na2CO3 + H2 और यहाँ से हमें मिलेगी मीथेन, ठीक है। अब चलिए थोड़ी से यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस ऑफ फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH। फॉर्मिक एसिड के यूजेस क्या क्या होता है? देखो, फॉर्मिक एसिड एज एन एंटीसेप्टिक यूज की जाती है। दूसरी चीज प्रिजर्वेशन में यूज की जाती है, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, फ्रूट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं हम फॉर्मिक एसिड से। लेदर टैनिंग के अंदर यूज की जाती है, लेदर टैनिंग। और इसके अलावा इन डाइंग वूल, वूल को डाई करने के लिए, और कॉटन फैब्रिक्स को, ठीक है, इनमें इस्तेमाल होता है आपका क्या, फॉर्मिक एसिड। वहीं पे अगर हम यहाँ पे एसिटिक एसिड की बात करें, यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, तो देखो एसिटिक एसिड का कहाँ कहाँ यूज होता है। एसिटिक एसिड का सबसे पहला यूज होता है एज अ विनेगर, 6 to 10% सॉल्यूशन होता है ये, और ये यूज किया जाता है टेबल एसिड की फॉर्म में, यूज एज टेबल एसिड। और जो अचार वचार बनाते हैं उनकी प्रिपरेशन में भी यूज होता है एसिटिक एसिड। वहीं पे सॉल्ट्स की फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं इन मेडिसिन और प्लांट्स, पेंट्स के अंदर, ठीक है। वहीं पे रबर बनाने के लिए लेटेक्स से हम इसका यूज करते हैं। कैजीन फ्रॉम मिल्क हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं क्योंकि एसिटिक एसिड एज ए कोगुलेंट यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। इसके अलावा डाइज, परफ्यूम बनाने के लिए भी हम एसिटिक एसिड का यूज कर लेते हैं, डाइज एंड परफ्यूम बनाने के लिए। और इसके अलावा एसिटिक एसिड एज ए सॉल्वेंट भी काम करता है और लेबोरेटरी रिएजेंट है ये, ठीक है, लैब के अंदर एज अ रिएजेंट हम इसे यूज करते हैं। तो ये कुछ यूजेस हो गए हमारे पास फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एसिड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचता है, दैट इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो थोड़ा सा बेंजोइक एसिड के बारे में भी सीख लेते हैं। बेंजोइक एसिड, अब देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH, तो C6H5 के पास साथ में क्या है, COOH है। अब देखो बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन आप कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। आपको अल्टीमेटली बनाना क्या है, C6H5COOH बनाना है। तो देखो भाई कैसे कैसे बना सकते हैं हम बना सकते हैं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड से आपको सीधा एसिड बनाना है तो आप क्या कर दो, ऑक्सीडेशन। इसके अलावा अगर आपके पास है टॉल्विन से अगर आपको बेंजोइक एसिड बनाना है तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में KMnO4 डाल दो तो आपका बन जाएगा। वहीं पे अगर आपके पास साइनाइड है तो साइनाइड में क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो साइनाइड का, आपके पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा। वहीं पे अगर आपके पास है C6H5CCl3 है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डाल दो एक्वस KOH और एसिडिक मीडियम में, तो आपके पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी यहाँ पे बना सकते हो। मान लो आपके पास है C6H5MgBr, तो यहाँ से अगर आपको बेंजोइक एसिड बनाना है तो इसके अंदर आप यूज़ करो CO2 एंड देन वाटर, ठीक है। इसके अलावा आप रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास है OH C6H5
H4COOH और एक OH है, ठीक है, H5 आना चाहिए ना। तो अब देखो OH आपका ना ऑर्थो मेटा पैरा किसी पर भी है, आप यहाँ पे जिंक डाल दो और रिडक्शन कर दो इसका हीट करके, ठीक है। इसके अलावा आप बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो एसिड क्लोराइड से, COCl है, यहाँ पे जस्ट H2O डालो। इसके अलावा कोई भी एसिड डेरिवेटिव है आपके पास, ठीक है, COOR है, इसके अंदर भी वाटर डालो, तो इन दोनों से आपके पास क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं बेंजोइक एसिड बनाने के। अब हम बात कर लेते हैं एक बार बेंजोइक एसिड की केमिकल रिएक्शन से, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो बेंजोइक एसिड में आप क्या क्या डालते जाओ और क्या क्या बनता जाएगा। मेरे पास है बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड में अगर मैंने यहाँ पे डाला NaOH तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा सॉल्ट C6H5COONA। वहीं पे अगर मैंने इसके अंदर डाला सोडियम बाइकार्बोनेट तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट मिलेगा एक, तो दूसरा वाटर, तीसरा CO2, ठीक है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे यूज़ कर दें अल्कोहल, ठीक है, फिनॉल डाल दिया मैंने यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा C6H5COO C2H5, ठीक, ये C6 लिख दिया गया, C2H5, ठीक। अगर आप C6 डाल देते हो तो एक बेंजीन लग जाएगी, डाइबेंजीन हो जाएगा, डाइफिनाइल। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बेंजोइक एसिड के अंदर, ठीक है, बेंजोइक एसिड के अंदर अगर हमने थायोनाइल क्लोराइड का यूज़ किया तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा हमारे पास, COCl प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा। वहीं पे अगर आपने यहाँ पे PCl5 का यूज़ किया तो ऑब्वियस सी बात है कि HCl बाहर निकलेगा, और यहाँ से आपको क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड प्लस PCl3 बाहर निकल, POCl3 है ना, POCl3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो बेंजोइक एसिड के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, हम यहाँ पे P2O5 डाल सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, C6H5CO होल ट्वाइस O, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर बाहर निकल गया 2 मॉलिक्यूल से। वहीं पे अगर हम इसके अंदर सोडा लाइम डाल देते हैं, सोडा लाइम, और जस्ट इसे हीट कर दे तो हमें बेंजीन मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेंजोइक एसिड के अंदर क्या डाल दे बच्चे, NHHSO4 वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर डाल दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एनिलीन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर NH2। वहीं पे अगर हम रिडक्शन करवा देते हैं बेंजोइक एसिड का, C6H5COOH का रिडक्शन करवा दे LiAlH4 से, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, C6H5CH2OH बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप बेंजोइक एसिड के अंदर अगर आप यहाँ पे अमोनिया डाल देते हो और फिर इसे हीट कर देते हो तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, C6H5CONH2, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बेंजोइक एसिड के अंदर कॉपर सॉल्ट का यूज़ कर लेते हो, कॉपर सॉल्ट डाल देते हो और जस्ट इसे हीट कर देते हो तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा C6H5CO C6H5। वहीं पे अगर आप यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 इन H2SO4 की प्रेजेंस में डाल देते हो, क्या डाल देते हो, कंसनट्रेटेड HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो और बेंजोइक एसिड। वहीं पे अगर आप यहाँ पे फ्यूमिंग H2SO4 डाल देते हो तो देखो क्या होगा, फ्यूमिंग H2SO4 तो यहाँ पे आपके पास मेटा पोजीशन पे सल्फोनाइल ग्रुप लग जाएगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे आप Cl2FeCl3 की प्रेजेंस में डाल देते हो तो देखो क्या होगा, Cl2FeCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे आपको क्लोरो लग जाएगा। ध्यान रखें मेटा पोजीशन पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे न्यूट्रल FeCl3 डालते हो, ठीक है, तो ये टेस्ट होता है न्यूट्रल FeCl3, तो यहाँ पे आपके पास बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट बनेंगे, बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेंजोइक एसिड की, और हमारे पास बेंजोइक एसिड का टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम एसिड डेरिवेटिव पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।